शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा भोपाल से हूँ और आज मैं आपके साथ अवकलज के अनुप्रयोग अध्याय पर चर्चा करूँगी। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर और आप इस वक्र के द्वारा प्रदर्शित आरेख को चित्र में देख पा रहे हैं। ये जो आरेख है ये y अक्ष के अलोंग क्या है, दोनों तरफ सममित है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं x अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर ग्राफ की क्या स्थिति है। तो हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे हम मूल बिंदु के बाईं ओर x का मान जब बढ़ा रहे हैं तो हमें वक्र पर जो fx का मान है या फलन का मान है ये कैसा प्रतीत हो रहा है, ये नीचे आता हुआ यानी कम होता प्रतीत हो रहा है। उदाहरण के लिए यदि हम x की जगह पर -2 रखें तो हमें -2 का स्क्वायर यानी y का मान 4 प्राप्त होता है और यदि हम x की जगह पर -1 रख दें तो हमें y बराबर -1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्राप्त हो रहा है। तो हमें ग्राफ पर ये पता चल रहा है कि x के मान को बढ़ाते जाने पर हमारा जो फलन है y ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं कि यहाँ पर मूल बिंदु के बाईं ओर y बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित आरेख जो है वो एक हासमान फलन को निरूपित करता है। यहाँ हम ग्राफ पर मूल बिंदु के दाईं ओर स्थित जो वक्र है उस पर कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि इन बिंदुओं को लेने पर हमारे फलन का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले हम y बराबर एक्स स्क्वायर पर कोई बिंदु x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 1 का स्क्वायर यानी कि हमें y का मान भी 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हमने x का मान 2 रखा तो हमारे पास y का मान 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्राप्त हुआ और यदि हम x का मान 3 रखते तो हमें y बराबर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्राप्त हो जाता। तो यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं फलन जो है वो मान में उसके वृद्धि होती जा रही है और y बराबर एक्स स्क्वायर के अनुसार हमें ये फलन जो है ये बढ़ता प्रतीत हो रहा है। यहाँ हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मूल बिंदु के दाईं ओर जब x के मानों में वृद्धि हो रही है तो फलन का मान भी बढ़ रहा है, अर्थात यहाँ पर फलन जो है एक वर्धमान फलन को निरूपित कर रहा है। यहाँ हम वर्धमान और निरंतर वर्धमान फलन की परिभाषा देखेंगे। मान लीजिए वास्तविक फलन f के प्रांत में i एक अंतराल है, तब अंतराल i में फलन वर्धमान तब होगा यदि अंतराल i में दो बिंदु x1 और x2 ऐसे हैं कि x1 लेस देन x2 है और x1 लेस देन x2 के लिए हमारा फलन fx1 लेस और इक्वल टू fx2 हो, जहां सभी x1 x2 जो है वो अंतराल में होना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि अंतराल i में फलन f निरंतर वर्धमान तब होगा जब i में कोई दिए गए दो बिंदु x1 x2 के लिए x1 x2 से छोटा है और ये इस बात को इंगित करता है कि fx1 भी fx2 से छोटा है। सभी x1 x2 जहां पर अंतराल i के सदस्य हैं। यहाँ हम देखेंगे हासमान और निरंतर हासमान फलन की परिभाषा। तो अंतराल i में यदि हमारा फलन f हासमान है और
अंतराल I में दो बिंदु x1 और x2 इस प्रकार हैं कि x1 छोटा है x2 से और ये इंगित करता है कि fx1 बड़ा या बराबर है fx2 के, जहां पर सभी x1 x2 I के सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में फलन जो होगा वो हासमान होगा। और इसी प्रकार यदि अंतराल I में f निरंतर हासमान है, जबकि I में दो बिंदु हमने लिए जहां x1 और x2 के बारे में इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे कि x1 x2 से छोटा है और ये इंगित करता है कि fx1 ग्रेटर है fx2 के, जहां सभी x1 x2 I के सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में फलन क्या होगा? निरंतर हासमान होगा। यहाँ ये देखने वाली बात है कि जब हम हासमान की बात कर रहे हैं तो fx1 ग्रेटर और इक्वल टू fx2 है, जबकि निरंतर हासमान की बात कर रहे हैं तो यहाँ fx1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। यही हासमान और निरंतर हासमान में छोटा सा एक अंतर है। यहाँ जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो फलन है ये एक वर्धमान फलन। किन्हीं भी बिंदुओं के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब हम मूल बिंदु से दाईं ओर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात हम जब x के मानों को बढ़ा रहे हैं तो हमारे फलन के मान भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब x के मानों को बढ़ाने पर भी फलन का मान नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो स्थिर हो गया है। और उसके पश्चात पुनः ऐसा हुआ कि जब हम x के मानों को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे फलन का मान बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है वो वर्धमान फलन है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो x अक्ष पर मूल बिंदु से जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ रहे हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ हम ये भी नोट करेंगे कि ये जो ग्राफ है ये x के किसी भी मानों के लिए, यहाँ पर हमें y का मान कोई स्थिर या स्थायी नहीं मिल रहा है, ये मान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर इस ग्राफ द्वारा प्रदर्शित फलन को निरंतर वर्धमान फलन कह सकते हैं। जैसा कि आपने पिछले आलेख में देखा कि वहां पर वर्धमान फलन था, इसलिए कुछ समय तक तो फलन जो है वो ऐसे ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा था जो x के मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा था। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती थी कि जब x के मान तो बढ़ रहे थे लेकिन fx का मान स्थिर हो गया था और पुनः x के मान बढ़ाने पर x का मान बढ़ता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह निरंतर वर्धमान फलन नहीं था, बल्कि वो सिर्फ वर्धमान फलन था। जबकि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, अर्थात ये निरंतर वर्धमान फलन को प्रदर्शित करता है। जैसा कि इस ग्राफ में स्पष्ट है कि जैसे जैसे मूल बिंदु से दाईं ओर x का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे fx का मान कम होता जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि x का मान तो बढ़ रहा है किंतु fx का मान स्थिर हो गया और उसके पश्चात पुनः x का मान बढ़ाने पर fx का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। इस प्रकार से प्रदर्शित ग्राफ को हम हासमान फलन द्वारा प्रदर्शित ग्राफ कहेंगे। जैसा कि इस आलेख में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम फलन में x के मानों को बढ़ाते जा रहे हैं तो ग्राफ जो है हमारा नीचे की ओर आता प्रतीत हो रहा है, अर्थात fx का मान कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि फलन का मान यदि x का मान बढ़ाते जाने पर कम हो रहा है तो हमारा फलन हासमान है। और चूंकि यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं
कि हर स्थिति में फलन का मान कम ही होता जा रहा है, तो ये एक निरंतर ह्रासमान फलन भी है। पिछले ग्राफ में हमने देखा था कि x का मान बढ़ाते जाने पर फलन कभी कभी स्थिर मान भी प्राप्त करता था, लेकिन इस ग्राफ में हमें ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम दोनों की जब तुलना करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये जो फलन है ये निरंतर ह्रासमान फलन। आइए अब हम एक ऐसे फलन की कल्पना करें जो ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ दिखाई दे रहा है वो अंतराल AB में है, और इस अंतराल में जब हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रारंभ में तो x का मान बढ़ाते जाने पर fx का मान बढ़ रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब हम x का मान बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे fx का मान वहां पर कम होता जा रहा है। पुनः हमें ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि जब हम x का मान बढ़ा रहे हैं तो हमारे fx का मान जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इस प्रकार से हम निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं कि x का मान बढ़ाने पर fx का मान बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पर अंतराल AB में दिया गया फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। यहाँ हम देखते हैं कि किसी बिंदु पर फलन वर्धमान ह्रासमान है या नहीं। आइए परिभाषा से समझते हैं। मान लीजिए कि वास्तविक मानों के परिभाषित फलन f का कोई प्रांत है जिसमें एक बिंदु x0 है, तब x0 पर f वर्धमान या ह्रासमान तब कहलाता है यदि x0 को अंतर्विष्ट करने वाला एक कोई विवृत अंतराल I का अस्तित्व हो, और I का अस्तित्व इस प्रकार हो कि I में f जो है वो क्रमशः वर्धमान या ह्रासमान। मतलब ये है कि यदि I में f वर्धमान होगा तो जिस बिंदु के लिए हम बात कर रहे हैं कि अंतराल I का अस्तित्व है, उस बिंदु पर भी फलन वर्धमान होगा, और यदि I में f ह्रासमान है तो उस बिंदु पर भी फलन जो होगा वो ह्रासमान होगा। आइए वर्धमान फलन को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण है कि सिद्ध कीजिए R पर fx बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। हम जब किसी फलन को वर्धमान फलन बताना चाहते हैं तो हम क्या बताएंगे कि हमारे पास माना x1 और x2 कोई दो संख्याएं हैं जहां x1 जो है x2 से छोटा है। यदि फलन fx1 fx2 से छोटा हो जाए और हम ये दिखा पाए तो हम कहेंगे कि हमारा फलन fx जो है वो वर्धमान है। तो यही प्रयास हम इस प्रश्न में करेंगे कि मान लीजिए R में x1 और x2 कोई दो संख्याएं हैं जहां x1 x2 से छोटा है। यदि x1 x2 से छोटा है तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा कि 3x1 3x2 से छोटा है। इसी प्रकार यदि हम दोनों पक्षों में 17 या 17 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 3x1 + 17 छोटा है 3x2 + 17 से। और जैसा कि प्रश्न से हमें ज्ञात है कि 3x + 17 ही fx है, तो 3x1 + 17 को लिख सकते हैं fx1 और 3x2 + 17 को लिखेंगे fx2। तो यहाँ ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि fx1 जो है fx2 से छोटा है। तो इस प्रकार परिभाषा से यही परिणाम निकला कि R पर f जो है वो एक वर्धमान फलन है। आइए
हम वर्तमान और हासमान फलनों को समझने के लिए एक प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा भी वर्तमान और हासमान फलन की पहचान करें और इसके लिए हम इस प्रमेय को समझते हैं। तो हमारे पास प्रमेय है। मान लीजिए कि अंतराल AB में f जो है वो सतत है और हमारा जो फलन f है वो विवृत अंतराल AB पर अवकलनीय है। तब AB में f वर्तमान है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू AB के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 है, अर्थात fx का जो प्रथम अवकलज है वो 0 से बड़ा है। यदि f डैश x 0 से बड़ा है तो f कैसा है? वर्तमान है। और साथ ही साथ यदि संवृत अंतराल AB में f हासमान है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू AB के लिए f डैश x जो है वो लेस देन 0 है, अर्थात fx का जो प्रथम अवकलज है यदि वो 0 से छोटा है तो यहाँ पर जो f है वो कैसा होगा? हासमान होगा। इसके अलावा यदि AB में f एक अचर फलन है तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू AB के लिए f डैश x कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब f डैश x 0 से बड़ा है तो फलन वर्तमान है, f डैश x 0 से छोटा है तो फलन हासमान है, और जब f डैश x 0 के बराबर है तो फलन जो है वो अचर फलन होगा। यहाँ हम वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की सहायता से भी वर्तमान फलन को समझते हैं। हम जानते हैं कि वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसका जो टेंजेंट होता है यानी tan थीटा होता है वही वक्र की प्रवणता होती है, अर्थात वक्र की स्पर्श रेखा के द्वारा x अक्ष से बनाए गए कोण को यदि हम देखें तो यहाँ हम पाते हैं कि जब फलन वर्तमान है तो स्पर्श रेखा के द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण सदैव ही न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर tan थीटा का मान धनात्मक होगा और tan थीटा ही dy/dx है या f डैश x है, और जैसे ही f डैश x धनात्मक है हम ये कहेंगे हमारा f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक कोण बना रही है तो हम ये कहेंगे कि हमारा f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और यहाँ फलन जो है वो वर्तमान फलन है। यहाँ पर भी हम ग्राफ की सहायता से हासमान फलन होने की एक जो स्पर्श रेखा के साथ शर्त है उसे देखते हैं कि किसी भी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा यहाँ हम देख रहे हैं कि वो x अक्ष के साथ एक अधिक कोण बना रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ अधिक कोण बना रही है मतलब थीटा का मान 90 से ऊपर जाएगा या 90 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो f डैश x मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा? हमें नेगेटिव मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि f डैश x जो है वो लेस देन 0 होगा। और यही हमारे प्रथम अवकलज परीक्षण की शर्त भी थी कि यदि कोई फलन हासमान है तो वहां पर f डैश x को क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तो इस प्रकार हमने दोनों वक्रों की सहायता से प्रथम अवकलज परीक्षण जो हमें वर्तमान और हासमान फलन ज्ञात करने के लिए है उसको हमने सत्यापित भी किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f पहला वर्तमान है
और दूसरा आसमान है। प्रश्न का तात्पर्य ये है कि हमें उन अंतरालों को ज्ञात करना है जहां पर दिया गया फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। दोनों स्थितियों में हमें अलग अलग अंतरालों को ज्ञात करना। यहाँ हम हल देखते हैं कि यदि f(x) बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 है तो f डैश x क्या होगा? 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। और यहाँ पर f डैश x को 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 को हम 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि हम x का मान निकालना चाहते हैं। तो यदि हम इसमें से 6 को कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड देखते हैं तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के जब हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मध्य भाग को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। और जब हमने इनको दो दो के ग्रुप में बांटा तो x स्क्वायर माइनस 3x में से x को कॉमन निकाल के हमें प्राप्त हुआ x माइनस 3 और ऐसे ही 2x माइनस 6 में से 2 को कॉमन निकाल के भी हमें प्राप्त हुआ x माइनस 3। तो हमें इसके दो गुणनखंड x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्राप्त हुए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये किसके बराबर था? 0 के बराबर था। तो यहाँ हम देखेंगे कि x का मान यदि हम x माइनस 3 को 0 रखते हैं तो 3 मिलेगा और x प्लस 2 को 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x बराबर ऋण 2 मिलेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि दो संख्याओं का गुणा शून्य तभी होगा जबकि उनमें से कोई या तो पहली या दूसरी शून्य हो। यहाँ पर ये जो मान हमें मिले हैं x के 3 और ऋण 2, यदि हम वास्तविक रेखा पर इन दोनों मानों को रखें तो हमें मूल बिंदु के बाईं ओर क्या रखेंगे हम? -2 और मूल बिंदु के दाईं ओर हम 3 रख देंगे। तो हमें मूल बिंदु के बाईं तरफ कहां तक हम जा सकते हैं? माइनस अनंत से थोड़ा पहले तक। तो यहाँ वास्तविक संख्या 3 हिस्से में बट जाएगी। पहला अंतराल होगा -∞ -2, दूसरा अंतराल होगा -2 से 3 तक और तीसरा अंतराल हो जाएगा 3 से लेके अनंत तक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो वास्तविक संख्या है उसमें ऋण 2 और 3 ने पूरी वास्तविक रेखा को 3 हिस्सों में बांटा। तो हमारे पास जो अंतराल है वो है ∞ से ऋण 2 तक, ऋण 2 से 3 तक और 3 से अनंत तक। और ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं इसमें हम f' के चिन्हों को देखेंगे। हम क्यों देखेंगे f' के चिन्हों को? क्योंकि यहाँ हमें ये तय करना है कि f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो अंतराल है ऋण ∞ से ऋण 2 तक का, इसमें हमारे f' का चिन्ह क्या होगा? x माइनस 3 और x प्लस 2 के हिसाब से ऋण गुणा ऋण होगा जो कि धन हो जाएगा और f' ऐसी स्थिति में क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। जब f' ग्रेटर देन 0 होगा तो फलन का मान क्या होगा? निरंतर वर्धमान हो जाएगा। यदि हम अंतराल ऋण 2 से 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर दिए गए फलन के लिए जो हमने गुणनखंड ज्ञात किए थे उसके अनुसार हमें क्या मिलेगा? ऋण गुणा धन मिलेगा और ऋण और धन का गुणा क्योंकि ऋण होता है इसलिए हमें f' का जो मान मिलेगा वो 0 से छोटा मिलेगा और ऐसी स्थिति में फलन क्या होगा? निरंतर आसमान हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से अंतराल 3 से लेकर ∞ तक जो है उसमें हमारे f' के जो गुणनखंड हमें मिले थे
वो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 थे, और उसके अनुसार हमें दोनों चिन्ह क्या मिलेंगे, प्लस प्लस मिलेंगे। बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट है कि 3 से लेके अनंत तक सारी जो वैल्यूज है x की वो धनात्मक होंगी, इसलिए यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू मिल रही है, और धन धन का गुणांक ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए हमारा फलन जो है वो यहाँ पर निरंतर वर्धमान